नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई में पूछे जाने वाले जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले और इन प्रश्नों से भी संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास को अगर आप लगातार देखते हैं तो आपको सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए और ये बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। ये किस एग्जाम में पूछा गया? बिहार एसआई में पूछा गया एग्जाम है, तो पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और अगर आपसे पूछेगी कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो वो भी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक, यानी कि ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी हो गए। कौन? भारत के महान्यायवादी हो गए। ठीक, अब बात करते हैं और अन्य कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, और अन्य जो भी पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। जैसे कि अन्य क्या है? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और साथ में प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद आपसे पूछ ले कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भी राज्यों के सभी राज्यपाल की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? तो ये सारे नियुक्तियां राष्ट्रपति जी करते हैं। और इन सभी प्रश्नों को हम लोग रिवीजन भी करेंगे। देखिए भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। महान्यायवादी को नियुक्त भी करेंगे, इनके प्रसाद पर्यंत पे इनका पद जो भी कार्यकाल होता है इनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। और जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अन्य किन किन चीजों की नियुक्ति करता है? जैसे प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनकी जो लिस्ट होगा वो प्रधानमंत्री उन्हें सौंपेगा कि इन चीजों इन लोगों को इन पद पे रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इतनी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है? तो किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है? तो गोवा में लागू है। किस राज्य में? गोवा में लागू है। और कॉमन सिविल कोड आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में है। भारत का सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ ले कौन सा है? तो गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य। यानी या फिर आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी कौन सा राज्य है? गोवा है। तो इतनी चीजें गोवा से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे है, भारत का जो आपसे पूछे कि सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा चर्च है वो कौन सा है? कैथेड्रल चर्च है। और ये कैथेड्रल चर्च कहाँ पे है? ये गोवा में है। कैथेड्रल चर्च कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये चर्च जो है गोवा में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा चर्च है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पे है? मुर्मू गोवा बंदरगाह आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में स्थित है? मुर्मू गोवा बंदरगाह। तो इस बंदरगाह के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। तो इतनी चीजें गोवा में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपसे पूछे किस राज्य में कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा बताएंगे। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी में पड़ता है अनुच्छेद 44 इसमें है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक, सबसे छोटा तटरेखा किसके पास है? गोवा का। भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो कैथेड्रल चर्च है भारत का सबसे बड़ा चर्च है, जो कि कहाँ पे है? गोवा में। मर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये भी गोवा में स्थित है, मर्मू गोवा बंदरगाह। ठीक, नाम में ये मर्मू गोवा है तो वो आप लोग पकड़ लेंगे कि ये गोवा में स्थित बंदरगाह है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र अपना सौंपेगा राष्ट्रपति को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछेगी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और किस में राष्ट्रपति का शपथ? अनुच्छेद 60 में है। और उसके बाद आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और ये कार्यकाल की बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 56 में। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल में? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग ये एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये अनुच्छेद 60 में है। और ये महाभियोग जो है आपसे पूछेगी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगाता है, तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाता है। और राष्ट्रपति के पे महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि भाई साहब आप पे महाभियोग लगाया जाने वाला है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय भारत की राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान समय भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू है भारत की राष्ट्रपति। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक, तो इतनी चीजें। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, ये भी आप लोग बताएंगे कि 52 अनुच्छेद नंबर 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। दोनों अदला बदली करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति के शपथ की जो प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 60 में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 56 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग जो लगाने की जो प्रक्रिया वो संसद के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगाता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो संसद लगाता है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से पहले इन्हें 14 दिन की सूचना दी जाती है। और भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और ये जो भारत में राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा कहा गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ पे? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और भी आपके दोस्त जितने भी हो सकते हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी मजबूती से कर सकें। अगर आप यूपीएसआई की मतलब बिहार एसआई की फॉर्म भी नहीं भरे हैं तो भी आप कोई बात नहीं है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं आपकी अपने जीएस को मजबूत करने के लिए। यहाँ पे जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिया जाएगा जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान समय के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए वही प्रश्न आ गया। भारत की जो वर्तमान समय की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान समय की राष्ट्रपति हैं। और ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? ये भारत में 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। किस नंबर की? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान उपराष्ट्रपति भारत में कौन बने हैं, आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत में उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जगदीप धनखड़ हैं भारत में उपराष्ट्रपति। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये बात करते हैं अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत में वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश के पद पे कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश है। कौन? डीवाई चंद्रचूड़। और ये किस नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है? ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है वर्तमान समय में। अगर आपसे पूछे कि भारत में निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय कौन है, निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में कौन है, तो निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त। और उसके बाद आपसे पूछे कि यूएनओ के महासचिव कौन है वर्तमान समय में, यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। एंटोनियो गुटारेस हैं। और एंटोनियो गुटारेस ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। पहले यूएनओ के महासचिव कौन है? पहले महासचिव अगर पूछे तो वो आपको हो जाएंगे ट्रिगवेली
जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। इसका रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय की बात हो रही है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और ये 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में, और ये किस नंबर के हैं, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत में, राजीव कुमार है निर्वाचन आयुक्त। और यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और पहले जो महासचिव हैं यूएनओ के वो ट्रिगवेली हैं। ठीक। और अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है, झारखंड राज्य में पाया जाता है। अब कोयले से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो भूरा कोयला एंथ्रेसाइट को कहा जाता है। किसे, एंथ्रेसाइट को कहा जाता है, भूरा कोयला भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है। किसे, लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। और ये पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। और कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड राज्य में है। और ये जो वर्तमान वो राष्ट्रपति के बारे में है, तो ये बिहार SI में पूछा गया प्रश्न है। और बिहार SI में ये प्रीवियस ईयर के 2008 के एग्जाम का ये प्रश्न है, इसमें पूछा गया था। ठीक। तो वर्तमान उस समय के राष्ट्रपति जो भी रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। और सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला जो अभी नाम लिखे हैं एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रेसाइट होता है सबसे उच्च श्रेणी का कोयला। और ये कोयला में इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 90% इसमें कार्बन होता है। जितने अधिक कार्बन होगा उतने ज्यादा क्या होगा, शुद्धता उतनी ज्यादा अधिक होती है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोक जो है बनाए जाते हैं किससे, वो कोयला से बनाए जाते हैं। कोक किससे बनाया जाता है, कोयला से बनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कोयले का निर्माण किस चट्टान से होता है, कोयले का निर्माण की बात पूछे ये किस चट्टान से होता है, तो कोयले हमेशा अवसादी चट्टानों से निकाले जाते हैं। किस चट्टानों से, अवसादी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार पूछे कहाँ पे है, तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक भंडार है। अगर आपसे पूछे कि भूरा कोयला को क्या कहा जाता है, लिग्नाइट कहा जाता है। ये यूपी पेट के एग्जाम में अभी हाल ही में हुआ है उसमें पूछा गया था। और आपसे पूछेगा कि उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। ठीक। लगभग 90% होती है। निर्माण की बात करें, जो कोक का निर्माण कोयला से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और जो है कोयले का निर्माण अवसादी चट्टान से होता है। कौन सी चट्टान से, अवसादी चट्टान से। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है, ये भी बिहार SI में पूछा गया प्रश्न है। बिहार SI में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि भारत के वर्तमान सेना प्रमुख के बारे में पूछ रहा है। तो उतने समय जो सेना प्रमुख रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में आप लोग ध्यान रखेंगे मनोज पांडे हैं। कौन है, मनोज पांडे सेना प्रमुख है। अगर आपसे पूछे कि वायुसेना मतलब थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थल सेना दिवस भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो R हरि कुमार है। वर्तमान समय में नौसेना अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार। और नौसेना दिवस आपसे पूछेगी भारत में कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को दिन मनाया जाता है नौसेना दिवस। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान समय में भारत में कौन है, तो विवेक राम चौधरी है वायुसेना अध्यक्ष। कौन है, विवेक राम चौधरी ये वर्तमान समय में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और वायुसेना दिवस आपसे पूछेगी कब मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। और नौसेना मतलब थल सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, R हरि कुमार है नौसेना अध्यक्ष। और नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष हैं। और वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को दिन वायुसेना दिवस मनाते हैं। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और ये बिहार SI में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया था, बिहार SI 2008 में ये पूछा गया प्रश्न। आप लोग प्रीवियस ईयर का एग्जाम भी आप लोग देखा करिए। तो देखिए
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया। किस वेद में? अथर्ववेद में कहा गया। ठीक, अथर्ववेद में। उसके बाद हम लोग अथर्ववेद से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बिहार एसआई के एग्जाम के लिए बन सकते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए जो भी आपको प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है, तो देखिए अथर्ववेद के दो ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण है। कौन सा है? गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में किस नाम से जानते हैं? तो अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में ब्रह्मवेद कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है? ब्रह्मवेद कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है, तो तंत्र मंत्र का संग्रह भी किस वेद में? तंत्र मंत्र का संग्रह अथर्ववेद में। जादू टोना तंत्र मंत्र ये सभी का संग्रह अथर्ववेद में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? आपसे पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है, और भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद हैं? सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, और उसके बाद कौन सा वेद है? सामवेद है। संगीत का जनक ऋग्वेद को कहते हैं, संस्कृत भाषा का जनक सामवेद। उसके बाद है आपका अथर्ववेद जिसमें जादू टोना भूत प्रेत इस सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद उसके बाद है, और ये सबसे नवीन वेद है। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा वेद आएगा? यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ में कहे जाने वाले जो भी मंत्र होते हैं उसमें दिए गए हैं। ठीक, तो यजुर्वेद के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये 4 वेद हैं। ठीक, इन सभी का रिवीजन करेंगे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपत ब्राह्मण। ये कॉपी में नोट करेंगे। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। ऐसे धीरे धीरे हम लोग सभी वेदों के बारे में डिटेल में देखेंगे और देखेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। तो अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में ब्रह्मवेद कहा गया है। कौन सा वेद? ब्रह्मवेद कहा गया है वैदिक साहित्य में। और तंत्र मंत्र का संग्रह किस वेद में है? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का संग्रह है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। इस तरह से वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी हमने बताया DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हरिलाल जे कानिया है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। हरिलाल जे कानिया या फिर हीरालाल जे कानिया भी मिलता है, आप लोग दोनों याद रखेंगे। ये पहले मुख्य न्यायाधीश है भारत के। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये भी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी। कार्यकाल के बारे में कुछ प्रावधान है नहीं, लेकिन आप लोग कार्यकाल पूछेगा तो 5 साल लगाइएगा। उसके बाद अधिकतम इनकी उम्र सीमा जो होती है 65 वर्ष होती है। कार्यकाल अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष के बाद मुख्य न्यायाधीश को रिटायर होना पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, वेतन कितना है मुख्य न्यायाधीश का, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 2,80,000 रुपया वेतन है। कितना? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका ध्यान रखेंगे 2,50,000 रुपया वेतन है। कितना? 2,50,000 रुपया वेतन। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है भारत में मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय 50वें नंबर के। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरिलाल जी कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद नियुक्ति कौन करता है मुख्य न्यायाधीश की? तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या फिर 65 वर्ष अधिकतम कार्यकाल सीमा होती है। वेतन की बात करें, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का वेतन, और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,50,000 रुपया होता है। उसमें अन्य न्यायाधीश भी तो होते हैं, तो उसका वेतन होता है 2,50,000 रुपया। कौन यूरोपीय व्यापार करने भारत पहले आए थे? तो सबसे पहले आए थे कौन? पुर्तगाली लोग आए थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पुर्तगालियों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, पुर्तगालियों से। अब कब आया था? तो ये 17 मई 1498 में आया था। 17 मई 1498 में कौन आया था? तो वास्को डी गामा भैया आए थे। कौन? वास्को डी गामा आया था। और वास्को डी गामा कब आया था? 17 मई 1498 में आया था। उसके बाद आपसे पूछे पुर्तगालियों से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है,
भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक है भारत में कौन था? पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। उसके बाद आपसे पूछेगी पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन था? तो अल्फांसो दी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भारत में आया था 1505 में। इसे किस वजह से जाना जाता है? इसने एक नीले पानी की नीति अपनाई थी। कैसी नीति? नीले पानी की नीति आपसे पूछे कि किसने अपनाई, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि अगर कि कौन यूरोपीय भारत व्यापार करने सबसे पहले आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने आया, सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए। 17 मई 1498 में वास्को डिगामा आया था। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक भारत में कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क था पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक। और आपसे पूछेगा कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, 1505 में आया था। इसने नीले पानी की नीति अपनाई थी। ये भी कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और ये बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई में पूछा गया। तो राज्य मंत्रिमंडल की बात करें तो राज्य मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा, अब विधानसभा के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा। आपसे पूछे कि विधानसभा को क्या कहा जाता है? इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। कैसा सदन? अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है। इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। कौन सा सदन? प्रथम सदन भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अस्थायी सदन, निम्न सदन, उसके बाद प्रथम सदन भी इसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो राज्य का जो विधानसभा है, विधानसभा के बारे में देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल या फिर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछे कि विधानसभा भंग कौन कर सकता है, तो विधानसभा को भंग करने का जो पावर है वो राज्यपाल के पास है। राज्यपाल चाहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभा को भंग कर सकता है। भंग करने की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। यानी कि ये कभी भी विघटित हो सकता है, इसे भंग किया जा सकता है, इस वजह से इसे अस्थायी सदन कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से यूटी हैं जिनमें विधानसभा सीट है। ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे कौन कौन से यूटी हैं जिनमें विधानसभा की सीट होती है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के वोट में भाग लेते हैं। और ये भी वैसे भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें की विधानसभा सीट है। पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दिल्ली के पास विधानसभा की सीट है 70 सीट है। उसके बाद पांडिचेरी के पास विधानसभा की सीट है। कितनी सीट है? तो पांडिचेरी के पास 33 सीट है। उसके बाद जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जम्मू कश्मीर, इसके पास कितनी विधानसभा सीट है? इसके पास 90 विधानसभा सीट है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्र मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। विधानसभा को अस्थायी सदन, निम्न सदन या फिर प्रथम सदन कहा जाता है। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष। विधानसभा भंग कौन करता है? राज्यपाल भंग करता है। इसी वजह से इसे अस्थायी सदन कहते हैं। जो भंग हो जाए उसे अस्थायी सदन कहेंगे। ऐसे कौन से यूनियन टेरिटरी है जिनमें विधानसभा सीट है? तो 3 यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा सीट है। पहला तो दिल्ली हो गया, 70 सीट है विधानसभा का। पांडिचेरी हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 33 सीट है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जिसमें विधानसभा की सीट कितनी है? 90 सीट है। ठीक। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया? तो दिल्ली को जो सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। किसको? इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी कब बनाया था? 1210 में। 1210 में। उसके बाद अब आपसे पूछेगा कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश से संबंधित था। किस वंश से? किस वंश से संबंधित था? ये गुलाम वंश से संबंधित था। और गुलाम वंश को ये क्या कहते हैं? इसे मामलूक वंश कहते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे दास वंश भी कहते हैं। मामलूक वंश इसे दास वंश भी कहते हैं। और इसको संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाएगा कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना 1206 में करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक भी बनता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक बना।
और उसके बाद गुलाम वंश का पहला शासक भी बना। और इसने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पे बनाई, ये अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। कहाँ पे, लाहौर। फिर राजधानी ट्रांसफर करके जो इल्तुतमिश था वो कहाँ पे ले गया, वो आपके राजधानी दिल्ली में ले आया। ठीक, यही इस प्रश्न का कहने का मतलब है। और कुतुबुद्दीन ऐबक आपसे पूछे कि ये गुलाम किसका था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाया था। कब बनाया था, 1210 में। और गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं, इसका जो गुलाम वंश को मामलुक वंश कहते हैं या फिर दास वंश कहते हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश या फिर दास वंश। संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1210 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और पहला शासक गुलाम वंश का कौन बना था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना था। और इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाई थी। इन सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है, तो ये बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। इस वजह से बिहार स्पेशल का ये प्रश्न बिहार एसआई में, बिहार दरोगा में ये पूछा गया प्रश्न है। जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है, तो पूर्णिया जिला है। बिहार मतलब बिहार में पूर्णिया जिला एक पड़ता है। ये जूट के उत्पादन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब आगे है। और बिहार एसआई, अगर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिहार स्पेशल भी पढ़ के जाएं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक, और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा राज्य, बिहार मतलब भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, किसका, जूट का, तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। कौन सा, पश्चिम बंगाल करता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में कौन सा देश मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जूट का, विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन जूट का करता है, तो विश्व में भारत सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। कौन, भारत सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। अब जूट को आपसे पूछेगा कि क्या कहा जाता है, इसे सोने का रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोने का रेशा कहा जाता है। इन सभी को सोने की उपमा क्यों दी जाती है, क्योंकि ये सभी नगदी फसल है। कौन सी, कैसी फसल है, नगदी फसल है। इसे बेचने पे पैसा मिल लेता है और बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आपसे पूछे कि इसे पटसन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जूट को पटसन भी कहा जाता है, सोने का रेशा भी कहा जाता है। और मतलब अन्य नाम कहा क्या है, पटसन है। और सोने का रेशा उसमें उसे उपमा दिया जाता है। ठीक, और सर्वाधिक जूट का सामान किस देश में बनता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। सर्वाधिक जूट सामान का निर्माण किस राज्य में होता है, तो सर्वाधिक जूट का जो सामान होता है वो भारत में ही बनता है। भारत में फैक्ट्रियां अच्छी सी हैं और थोड़ा ये जो आपका भारत में सबसे ज्यादा जूट का निर्माण होता है, मतलब जूट की सामानों का निर्माण होता है। देखिए, विश्व के उत्पादन में कौन सा बिहार अग्रणी जिला है बिहार का, तो पूर्णिया है, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। और भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भारत करता है। उसके बाद कहा जाता है इसे क्या, सोने का रेशा कहा जाता है। पटसन भी इसका अन्य नाम है। जूट का सर्वाधिक सामान जो है भारत में बनता है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1857 में कुंवर सिंह बिहार की किस क्षेत्र से नेतृत्व करा था, और ये भी बिहार एसआई 2008 में पूछा गया था प्रश्न है। बिहार दारोगा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। किस एग्जाम में, बिहार दारोगा, जो कि 2008 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया एग्जाम है, तो पूछा गया प्रश्न है। तो बीडी सावरकर ने सॉरी तो पूछ रहा है कि कुंवर सिंह ने कहां से, वो आरा जिले से इसका नेतृत्व किए थे। किस जिला से, आरा जिला से। ये भी पूछा जाता है कि मतलब 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। किसने, बहादुर शाह जफर ने कहां से नेतृत्व किया था, दिल्ली से। अगर वहीं आपसे पूछ रहे कि लखनऊ से कौन सा नेतृत्व किया, कौन नेतृत्व किए थे, तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। किसने, बेगम हजरत महल ने किया था। कहां से नेतृत्व, लखनऊ से नेतृत्व किया था। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। इनका नाम दादा साहब भी है, इनका नाम नाना साहब भी है। क्या, नाना साहब इनका नाम है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व और उनका नाम नाना साहब है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद लखनऊ से आप लोग ध्यान रखेंगे। इस वजह से, और 1857 की जो विद्रोह हुआ था, इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय भारत में कैनिंग का शासन था। किसके शासन था,
कैनिंग का शासन था। ठीक, तो देख लेते हैं 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो ये बिहार के आरा जिला से नेतृत्व किए थे। कहां से? आरा जिला से। दिल्ली से किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया। किसने? बहादुर शाह जफर। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और कानपुर से तात्या टोपे जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, ये नेतृत्व किए थे। इस समय गवर्नर जनरल भारत में कौन थे? कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह होता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सितार का जनक किसे कहा जाता है, एंड आपसे पूछे कि तबले का जनक किसे कहा जाता है, फिर उससे आपसे पूछे कि उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है, उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है, उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी अमीर खुसरो का कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है, तो ये सभी अमीर खुसरो को कहा जाता है। और उसके बाद आपसे पूछे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर तुगलकनामा के राइटर कौन है, तुगलकनामा के राइटर फॉर डब्ल्यू, इसको लेखक कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो इसके लेखक हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। सितार एंड तबले का जनक किसे? अमीर खुसरो को। उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ये भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो के गुरु जी का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ये खुद एक सूफी संत थे, ये इनके गुरु थे। उसके बाद तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के राइटर अमीर खुसरो के। नालंदा विश्वविद्यालय के नए रजिस्टर, ये बिहार 2000 एसआई एग्जाम में पूछा गया, बिहार एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपके एग्जाम में, इस वजह से आप लोग याद रखेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपसे पूछे, आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, ये ये बिहार में है। बिहार के किस जगह पे आप लोग बताएंगे? ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। उसके बाद बिहार के पटना में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार के पटना में। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के नए, ये घनश्याम राय बनाए गए हैं। कौन बनाए गए वर्तमान समय? उस समय जो भी रहे हो, लेकिन वर्तमान समय कौन है? घनश्याम राय हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक और यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में ही पड़ता है, मुंगेर यूनिवर्सिटी। कौन? मुंगेर यूनिवर्सिटी। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो रजिस्ट्रार हैं कौन है? सत्येंद्र नाथ है। कौन? सत्येंद्र नारायण। इसके जो रजिस्ट्रार हैं सत्येंद्र नारायण सिंह हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो है स्थापना कौन की थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करा था। किसने? कुमार गुप्त ने किया था। आगे चल के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवा दिया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कराया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कराया था, और जो कि गौरी का सेनापति था ये। तो देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार कौन बनाए थे? घनश्याम राय बनाए गए हैं। कौन? घनश्याम राय। और ये बिहार के पटना जिले में है, बिहार के पटना राजधानी वहाँ पे है। मुंगेर यूनिवर्सिटी की बात करें, सत्येंद्र नारायण सिंह है, इनके जो रजिस्ट्रार हैं सत्येंद्र नारायण सिंह है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, स्थापना किसने करा था? कुमार गुप्त ने। आगे चल के मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। ठीक, तो ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट आपके नालंदा विश्वविद्यालय से। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों तक भी बिहार एसआई की जो एग्जाम आई है उसके जो भी उम्मीदवार हैं उन तक शेयर करिए और उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। और अभी आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। उसके बाद लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके अगर आप बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इस क्लास का पूरा पीडीएफ उस पर डला रहता है। ठीक, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? 1857 की जो क्रांति है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने? बी.डी. सावरकर ने कहा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
सॉरी। तो देखिए किसने कहा था, बी डी सावरकर ने कहा था। और बी डी सावरकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जबकि आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, जो कि जन्म गलत लिखा गया है, आप लोग उसे समझिएगा। नासिक में हुआ था। कहाँ पे, नासिक। और नासिक कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि अभिनव भारत की स्थापना किसने करा था, अभिनव भारत की जो स्थापना है वो बी डी सावरकर ने करा था। इसकी जो स्थापना है वो बी डी सावरकर ने कब करा था, 1904 भी डेट मिलता है, 1906 भी आप लोग को डेट मिल जाएगा। ठीक। और कहाँ पे किए थे, लंदन में। बी डी सावरकर ने इसकी स्थापना लंदन में किया था। और इन्हें एक घटना की वजह से इन्हें काला पानी की सजा भी मिली थी। तो आपसे पूछेगा कि बी डी सावरकर को किस चीज़ की सजा मिली, तो काला पानी की सजा भी इन्हें सुनाई गई थी। और काला पानी की जो सजा है इन्हें 1911 में सुनाई गई थी। और काला पानी की जो सजा है वो सेलुलर जेल में दी जाती थी। और सेलुलर जो जेल है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो सेलुलर जेल जो है अंडमान निकोबार में बना हुआ है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। यहाँ पे जिसे जाता, इस जेल में जिसे बंद किया जाता था, ऐसा कहा जाता है कि उसे काला पानी की सजा हुई है। ठीक। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया, तो बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। और बी डी सावरकर का जन्म जो है नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। अभिनव भारत की जो स्थापना है वो 1904 में भी, 6 में भी डेट मिलता है, लंदन में बी डी सावरकर ने किया था। बी डी सावरकर को काला पानी की सजा 1911 में सुनाई गई। और सेलुलर जेल में बंद किया जाता है जिनको भी काला पानी की सजा होती है। और ये सेलुलर जेल आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप पे है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे कृषि होता है, तो ये भी बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। और बिहार की कितने परसेंट क्षेत्र पे कृषि होती है, तो बिहार के लगभग 60% क्षेत्र पे कृषि होती है। ठीक। वर्तमान समय में 60% क्षेत्र में कृषि होती है। और बिहार से इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य भारत का कौन सा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है। और कितना है सर्वाधिक जनघनत्व, 1106 है सर्वाधिक जनघनत्व। और उस वहीं पे आपसे पूछे कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है, तो बिहार की जो साक्षरता न्यूनतम है कितना, 61.8% बिहार की साक्षरता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। किस नदी को, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 2012 को बिहार की स्थापना हुई थी। 22 मार्च 2012 को बिहार की स्थापना हुई थी। तो इतनी चीजें बिहार से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार में कितने परसेंट क्षेत्र पे कृषि होती है, तो 60% क्षेत्र पे लगभग कृषि होती है। और बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला, भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार में कहाँ पे, 1106 यहाँ पे जनघनत्व पाया जाता है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। 61.8% साक्षरता बिहार में न्यूनतम है। और सबसे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ ला देती है। और बिहार की जो स्थापना 22 मार्च 2012 को हुई थी। ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, ये भी बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ये भी बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, ये राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। और महान्यायवादी को आपसे पूछे कि शपथ कौन दिलाता है, तो वो भी काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। मल्टी टैलेंटेड है भाई। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मतलब महान्यायवादी के बारे में, तो पहले महान्यायवादी आपसे पूछे कौन से हैं, तो MC सीतलवाड़ हैं पहले महान्यायवादी। कौन है, MC सीतलवाड़ हैं पहले महान्यायवादी। और वर्तमान समय जो महान्यायवादी हैं कौन है, भारत के वर्तमान समय महान्यायवादी वेंकट रमणी है। कौन है, R वेंकट रमणी है। ठीक। उसके बाद आपसे पूछे कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 में है।
उसके बाद आपसे पूछेगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होते हैं, या फिर आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। प्रसाद पर्यंत नहीं याद रख पा रहे हैं तो इच्छा पर आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक, कि जब तक राष्ट्रपति का इच्छा होगा तब तक ये अपने पद पे रहेंगे, नहीं तो राष्ट्रपति जी हटा देंगे, कहेंगे भैया हटिए, दूसरे को बैठाना है। महान्यायवादी की बात करें तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, हटाने की बात है राष्ट्रपति हटाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और वर्तमान समय जो भारत के महान्यायवादी हैं R वेंकट रमनी है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद किसमें है? 76 में है महान्यायवादी का पद। कार्यकाल की बात करें राष्ट्रपति की इच्छा पे होता है, जब चाहे राष्ट्रपति ने हटा सकता है, ठीक। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त है राज्यसभा की सबसे अधिक सीट। कितने? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। वहीं आपसे पूछे कि लोकसभा में कितनी सीट है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीट है? तो 80 सीट है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीट है, तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश से 403 सीट है। सर्वाधिक सीट विधानसभा में किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है, ठीक। और आपसे पूछे विधान परिषद में कितनी सीट है? तो 100 सीट है विधान परिषद में, सबसे अधिक है किसी भी राज्य में, ठीक। महाराष्ट्र में आपसे पूछ ले कि कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में किसकी? विधानसभा की। तो महाराष्ट्र में विधानसभा राज्यसभा की कितनी सीट है? सॉरी महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट पूछे कितनी है? 19 है। वहीं तमिलनाडु में पूछ ले कि सबसे ज्यादा कितनी सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट है, तो इसमें एक कम 18 है। वहीं आपसे पूछे कि बिहार में कितनी सीट है, बिहार में, और फिर या फिर पश्चिम बंगाल में पूछ ले, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में कितनी है, तो जो राज्यसभा की जो सीट है पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 है, ठीक। 16 दोनों में सेम है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद नंबर 64 में। किस अनुच्छेद में? 64 में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीट है? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। और लोकसभा की उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं? सर्वाधिक सीटें 80 जाती हैं। विधानसभा में कितनी सर्वाधिक सीटें जाती हैं? 403। आपसे पूछे कि विधानसभा में किस राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में सबसे अधिक किस राज्य में सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद में सबसे अधिक किस राज्य में सीटें हैं? तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें 18 हैं। उसके बाद बात करते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें 16 है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति। और राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में किस हाईकोर्ट में सबसे अधिक बेंच है? किस हाईकोर्ट में सबसे अधिक बेंच है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में सबसे अधिक बेंच है। किस हाईकोर्ट में? गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ का है? ये असम हाईकोर्ट है, असम का हाईकोर्ट है। और ये कितने राज्यों का बेंच देखता है? 3 राज्यों का। कौन कौन से? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में कोहिमा का भी देखता है, आइजोल का भी देखता है, आइजोल हाईकोर्ट भी इसी में है। उसके बाद ईटानगर हाईकोर्ट भी किसमें है? ईटानगर हाईकोर्ट इसमें है। कोहिमा की बात करें तो ये नागालैंड का हाईकोर्ट है। कहाँ का? नागालैंड का हाईकोर्ट। नागालैंड का भी काम किस हाईकोर्ट में देखा जाता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट में। आइजोल यानी कि मिजोरम का जो भी हाईकोर्ट का काम है वो कहाँ देखा जाता है? वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में। उसके बाद ईटानगर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हाईकोर्ट के काम होते हैं कहाँ पे देखा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो वो भी कहाँ पे देखा जाता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट असम में देखा जाता है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे सर्वाधिक न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में अधिक है? किस हाईकोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश होते हैं? किस हाईकोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश होते हैं? तो वो कितने सर्वाधिक न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कहाँ पे? इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। और कितने हैं तो वो आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में, तो सबसे कम न्यायाधीश सिक्किम हाईकोर्ट में। किस हाईकोर्ट में? सिक्किम हाईकोर्ट में। भारत में कुल हाईकोर्ट कितनी है? कुल हाईकोर्ट कितनी है? तो 25 हाईकोर्ट में। अगर आपसे पूछे कि भारत में नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, तो भारत का जो नवीनतम हाईकोर्ट है
वो अमरावती हाई कोर्ट है। कहाँ का? अमरावती हाई कोर्ट। और ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। और इसकी जो अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2019 में हुई थी। कब? 1 जनवरी 2019 से अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक बेंच है? गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि असम का है, इसमें सबसे अधिक बेंच है। और कितनी बेंच है? 3 बेंच है। ठीक, टोटल कितने राज्यों का कार्य देखता है? तो आप लोग बताएंगे 4। कौन कौन से राज्य? एक तो गुवाहाटी स्वयं हो गया, कोहिमा का मतलब नागालैंड का भी काम, असम का भी काम, उसके बाद मिजोरम का भी काम, अरुणाचल प्रदेश का भी काम इसी हाई कोर्ट में देखा जाता है। सर्वाधिक न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीश है उत्तर प्रदेश का है। सबसे कम जो न्यायाधीश की संख्या है वो सिक्किम हाई कोर्ट में है। कुल हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? तो 25 हाई कोर्ट में। और सबसे नवीनतम वाला जो हाई कोर्ट बना है वो अमरावती आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, 1 जनवरी 2019 को ये बना है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? और ये भी बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? बिहार एसआई 2008 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो साक्षरता दर अभी हमने बताया कि 61.8 है। ठीक, 61.8 है। अगर तो और बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो बिहार का है। न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? बिहार राज्य का था। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी? आपसे पूछेगा कि नहीं सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में थी? तो सर्वाधिक जो साक्षरता ये 2011 की जनगणना के अनुसार वो केरल की थी। और कितनी थी वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 94% थी। उसके बाद सबसे ज्यादा यूटी में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में, किस यूटी में थी? यूटी में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे थी? यूटी में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो वो लक्षद्वीप में थी। कहाँ पे? लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता यूपी में लक्षद्वीप में थी। बिहार की कुछ चीजों के बारे में और देखेंगे। आपसे पूछेगा कि बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है तो बिहारी लोग सभी बताएंगे कौन सा प्रमुख त्योहार है? छठ पूजा है बिहार का प्रमुख त्योहार। कौन सा है? छठ पूजा है। और मिथिला पेंटिंग ये कहाँ का प्रसिद्ध है? या फिर मधुबनी पेंटिंग, ये सभी पेंटिंगें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो भी आपके बिहार की प्रसिद्ध है, बिहार में प्रसिद्ध है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का? केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार 94% जनसंख्या, 94% यहाँ पे साक्षरता थी। उसके बाद प्रमुख त्योहार बिहार का छठ पूजा है। मिथिला पेंटिंग कहाँ का है? बिहार का है। उसके बाद यूटी में पूछे सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? और ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो ध्यानचंद जो है हॉकी के खिलाड़ी थे। किसके? हॉकी के खिलाड़ी थे। और इनका जन्मदिन, ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है? तो इंपॉर्टेंट है, इनका जन्मदिन 29 अगस्त को होता है। कब? 29 अगस्त को। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं इसी दिन। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ जो खिलाड़ी हैं उनके खेलों से देख लेते हैं। आपसे पूछे कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद आपसे पूछ ले कि किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद ये शतरंज के खिलाड़ी। अगर लिखते समय कुछ गलती हो जाए तो उसे आप लोग समझिए, ये मत सोचिए कि सर को लिखने ही नहीं आता है। उसे आप लोग समझ के उसे लिख लीजिए, क्योंकि अब जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखते हैं तो थोड़ा सा गलती हो जाता है। अब बात करते हैं कि सरदार सिंह का संबंध किस खेल से है? सरदार सिंह, तो उनका भी संबंध किससे है? हॉकी से है। सरदार सिंह का संबंध हॉकी से। उसके बाद आपसे पूछे कि जसबीर सिंह का संबंध किससे है? जसबीर सिंह का संबंध किससे है? तो जसबीर सिंह का संबंध कबड्डी से। किस खेल से है? कबड्डी से। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? सचिन तेंदुलकर का संबंध आपसे पूछ ले, सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? तो सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद। ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था। और 29 अगस्त को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, ये भी संबंधित है। जसबीर सिंह किस खेल से संबंधित है? ये कबड्डी से संबंधित है। और सचिन तेंदुलकर जी किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक,
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। किस जल संधि को? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि बलियारका द्वीप और माल्टा द्वीप किस सागर में है? बलियारिका द्वीप बहुत ही ज्यादा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत ही ज्यादा कठिन पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस वजह से थोड़ा हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा अभी क्वेश्चन लो लेवल का है, लेकिन आप लोग आगे चल के आपको हाई क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो माल्टा द्वीप और बलियारका द्वीप ये भूमध्य सागर में, किस सागर में है? ये भूमध्य सागर में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर को जोड़ने का काम किससे? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो वो भी स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर जोड़ती है। और ये भी स्वेज नहर पे अधिकार किसका है? मिस्र का टोटल अधिकार है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखें। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछे तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अगर भूमध्य सागर की कुंजी पूछा तो जिब्राल्टर जल संधि। क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। बलियारका द्वीप कहाँ पे स्थित है और माल्टा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पे? भूमध्य सागर में स्थित है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करने वाली नहर कौन सी है? वो स्वेज नहर है, जो कि जिसपे अधिकार है मिस्र का। और बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न, बिहार एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न है, वो कौन सा है? शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी के जो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था शेरशाह के बचपन का नाम। और शेरशाह कौन से वंश की स्थापना किया था? किस वंश का संस्थापक था? ये सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। किस साम्राज्य का? सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बाद आपसे पूछे कि शेरशाह की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये गोला दाग रहे थे कलिंजर में, कलिंजर में ये गोला दाग रहे थे और वहीं पे गोला फटने की वजह से इनकी हो जाई गई थी मृत्यु। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न कहाँ से बनाता है कि इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है? मकबरा इस वजह से स्थित है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहाँ पे स्थित है? वहीं पे जहाँ की आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसका भी निर्माण किसने? रोड है, तो इसका भी निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने करा? पटना किसने करा? तो शेरशाह सूरी ने करा। तो इतनी चीजें आप लोग शेरशाह सूरी से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां इसके बचपन का नाम था। और संस्थापक ये कौन सा वंश का था? सूर्य साम्राज्य का संस्थापक और पहला शासक भी था। मृत्यु इसकी कहाँ पे हुई थी? कलिंजर में हुई थी। और जबकि इनका मकबरा पूछे कहाँ पे बना हुआ, तो सासाराम बिहार में इसका मकबरा बना हुआ है। सासाराम बिहार में इसका मकबरा बना हुआ है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने करा? तो शेरशाह सूरी ने करा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और ये भी आपके बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न, बिहार दरोगा 2008 में पूछा गया प्रश्न, आप लोग पेपर उठा के देखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में भारत में वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत में वायसराय डफरिन का शासनकाल था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी, या फिर आपसे पूछे पहला अधिवेशन जो हुआ था, वो 1885 में ही हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, मुंबई में। और इसके साथ कितने अनुयायी थे, या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पहली बैठक की जो अध्यक्षता है ये किसने करा था? तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और बात करते हैं पहले बैठक में खास बात क्या थी, इसमें जो सदस्य कितने शामिल थे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 72 सदस्य शामिल थे। और
तो इतने चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और स्थापना किसने करा था? एओ ह्यूम ने किया था। किसने? एओ ह्यूम रे। इस समय वायसराय कौन थे? डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक 1885 में मुंबई में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं कौन थे? ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। सदस्य इसमें कितने शामिल थे? 72 सदस्य शामिल थे। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है। इसे ग्रीक भाषा में कौन सा क्या नाम है इसका? ये भी पूछा गया एग्जाम में। ग्रीक भाषा में इसे अपोलो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रीक भाषा में अपोलो कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर का क्या मतलब है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर के मतलब है कि सबसे जल्दी से ठंडा कौन हो जाएगा, सबसे जल्दी गर्म कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। और बुध ग्रह जो है ये सूर्य का एक चक्कर कब लगाता, कितने समय में लगाता है? तो ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है? तो ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। उसके बाद ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह हैं उपग्रह नहीं है जिसके दो ग्रह हैं? कौन कौन से? एक तो बुध ग्रह है क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है तो वहां पे उपग्रह वगैरह की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उसके बाद शुक्र ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक। तो ये दो ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक। तो देख लेते हैं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है। ग्रीक भाषा में इसे अपोलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपोलो कहा जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह पे पाया जाता है? क्योंकि दिन के समय में जल्दी से ठंडा हो जाएगा, खूब ठंडा हो जाएगा, और रात के समय में ये खूब ज्यादा गर्म हो जाएगा। सॉरी, दिन के समय में जब सूर्य की प्रकाश इस पे सीधे पड़ती है, सबसे नजदीक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा। और जब दूर रात हो जाएगा तो ये सबसे ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और छोटा ग्रह की बात करें या फिर बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य का चक्कर बुध कितने समय में लगाता है? 88 दिन में सूर्य का चक्कर बुध लगाता है। उसके बाद उपग्रह किन किन ग्रहों के पास नहीं है? बुध के पास नहीं है। बुध नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। तो बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यपगत सिद्धांत के लिए लॉर्ड डलहौजी संबंधित है, जिसे हड़प नीति या फिर राज्य हड़प नीति या फिर क्या कहा जाता है? व्यपगत सिद्धांत को राज्य विलय नीति भी कहा जाता है। राज्य विलय नीति भी कहा जाता है। ठीक। ये किसने शुरू किया था? डलहौजी ने किया था। और राज्य की जो विलय नीति है ये पूछा जाता है, इसका सर्वप्रथम शिकार कौन सा मतलब स्थान हुआ था? सर्वप्रथम शिकार, यहाँ पे शिकार लिखिए पहले। सबसे पहले शिकार कौन सा जगह हुआ था? तो सतारा हुआ था सबसे पहले शिकार सतारा। और सतारा कब शिकार हुआ था? 1848 में। 1848 में शिकार हुआ था। और व्यपगत सिद्धांत को आपसे पूछेगा कि समाप्त किसने किया था? तो व्यपगत सिद्धांत को कैनिंग ने समाप्त किया था। किसने? कैनिंग ने समाप्त किया था। और अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने शुरू किया था। किसने? कार्नवालिस ने शुरू किया था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। और स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट है आपके बिहार एसआई एग्जाम के लिए। डलहौजी व्यपगत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी। और विलय नीति भी इसे कहा जाता है, राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, अपहरण नीति भी इसे कहा जाता है। सर्वप्रथम शिकार इसका कौन हुआ था? सतारा, जो कि 1948 में सतारा को इसमें विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। ये डलहौजी की नीति थी कि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। ठीक, विलय कर लिया जा रहा था। समाप्त किसने किया था? कैनिंग ने किया था। 1857 का विद्रोह भी कैनिंग के समय में हुआ था। बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त की जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है अस्थाई बंदोबस्त के जनक। और स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो रिपन है। रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। कौन था? कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ये
अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो कैनिंग ही था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि 1857 का जो विद्रोह है वो किसके समय में हुआ था? 1857 का जो विद्रोह है वो कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में? कैनिंग के समय में। आईपीसी एंड सीआरपीसी ये किसके समय में पारित हुआ? आपसे पूछे ये किसके समय में पारित? तो ये कैनिंग के समय में पारित हुआ। किसके समय में? कैनिंग के समय में पारित हुआ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आईपीसी को क्या कहा जाता है? इसे इंडियन पैनल कोड कहा जाता है। आईपीसी को क्या कहा जाता है? इंडियन पैनल कोड कहा जाता है। आईपीसी को इंडियन पैनल कोड। सीआरपीसी को क्या कहा जाता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। और इंडियन पैनल कोड किसे कहा जाता है? आईपीसी को। और सीआरपीसी किसे कहा जाता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। और ये भी पारित किसके समय में? कैनिंग के समय में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। भारत का प्रथम वायसराय और फिर अंतिम गवर्नर जनरल कुछ भी पूछ ले तो कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय या फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ? कैनिंग के समय में। और इंडियन पैनल कोड पारित कब हुआ? या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये पारित कब हुआ? ये कैनिंग के समय में ही पारित हुआ। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ सिल्वर आयोडाइड है। कौन सा? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। उसके बाद आपसे पूछे सिल्वर आयोडाइड के, उसके बाद आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा जल होता है? तो सर्वाधिक शुद्ध जल ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वर्षा का होता है। वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सर्दियों में भारत में सर्दियों में वर्षा किस वजह से होती है? सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो सर्दियों में वर्षा ये पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद आपसे पूछेगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। उसके बाद आपसे पूछेगी भारत में विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे विश्व लगाएंगे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। कहाँ पे? मासिन राम। और मासिन राम कहाँ पे है? ये मेघालय में है। कहाँ पे? भारत के एक राज्य मेघालय में। अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि पृथ्वी का 20% लगभग जो भी ऑक्सीजन है ये यहीं से उत्पादित होता है। ठीक, बात करते हैं कि सर्वाधिक और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक, अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ सिल्वर आयोडाइड है। ठीक, सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? तो सर्वाधिक शुद्ध जल जो है वर्षा का होता है। सर्दियों में वर्षा होने का कारण कौन सा है? तो सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। सर्वाधिक वर्षा विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा है, यहाँ पे विश्व भी लिखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम। और मासिन राम कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। बात करते हैं अमेजन वर्षा वन की, तो पीछे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। और 20% लगभग इसमें यहाँ पे निकाला जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? और ये आपके बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न, हम साथ में बताते भी चलें। बिहार दरोगा में 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न, बिहार दरोगा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आप लोग ध्यान रखें। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त है। कुमार गुप्त ये नालंदा विश्वविद्यालय क्यों इतना पूछ रहा है? क्योंकि ये स्थित कहाँ पे है? ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। और आप एसआई कहाँ के बनने वाले हैं? बिहार के। ठीक, इस वजह से ये पूछ रहा है इतना। और कुमार गुप्त का संबंध किस वंश से था? तो ये बताएंगे। कुमार गुप्त का संबंध जो है ये गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के? गुप्त वंश के शासक थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कभी थी, तो 415 से लेकर 454 आप लोग डेट याद रखेंगे। यहाँ के आसपास इसकी जो है स्थापना हुई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में एक चीनी यात्री आया था, तो वेनसांग कहाँ का चीनी यात्री था? वेनसांग कहाँ का चीनी यात्री था? ये चीन मतलब वेनसांग कहाँ का विदेशी यात्री था? तो ये चीन का यात्री था। ठीक, और बात करते हैं वेनसांग के बारे में, तो ये क्या किया था? ये अपना कॉपी किताब लेके आया चीन से ये अपना कॉपी किताब लेके आया और नालंदा विद्यालय में आके क्या किया?
नालंदा विश्वविद्यालय में जाके अध्ययन किया। ठीक, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके अध्ययन किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवा दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने। अभी हमने आपको बताया कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया था। और ये गोरी का सेनापति था। मोहम्मद गोरी का क्या था? गोरी का गोरा था। गोरी का क्या था? सेनापति था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे? बिहार में। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की। कुमारगुप्त का संबंध गुप्त वंश से है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 415 से 454 के आसपास हुई थी। और ह्वेनसांग की बात करें, ये अपना चीन से आता है और ये अब ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। और उसके बाद ध्वस्त किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त करा दिया था। एक गोरी का सेनापति था। तो इतनी, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिहार दरोगा का अपना एग्जाम का जो तैयारी है वो जोरों शोरों के साथ हमारे साथ करिए। अगर आप वीडियो को रोज देखेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न इस क्लास में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूर सभी प्रश्न रिपीट होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, उसको रिविजन भी करेंगे। मतलब एक दिन में तो 2 बार रिविजन करेंगे। ठीक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि वो भी अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए और खूब ज़्यादा खुश रहिए। खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। ठीक, थैंक यू।